आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो अभी चर्चा हुई आपकी, डिस्कशन हुई कि किस प्रकार से आपको यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हो यहाँ पर इस चर्चा में। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ लईक आज़म, तो मैं ज़्यादा इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत बात करूँगा और ओवरऑल भी बात करूँगा। और दूसरी बात, आपको मुबारकबाद इसलिए भी कि आपने अपने लिए कुछ ऐसा चुना है जहाँ पर आप अपने आप को तो फ़ायदा पहुँचाएंगे ही, जाहिर सी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी चाहते हैं कि आपका समाज, आपके लोग, आपका देश भी आगे बढ़े। इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं। नहीं तो आप किसी और चीज़ के लिए तैयार, किसी और चीज़ को देख रहे होते, मतलब कॉरपोरेट की जॉब को देख रहे होते और वहाँ पर आपका फ़ायदा होता ही होता। लेकिन आपने यहाँ पर चुना है, तो कहीं ना कहीं आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। ये बात सही है? जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं और अपने आप पर कहीं ना कहीं आप विश्वास रखते हैं कि आपको अगर इस तरह की जिम्मेदारी दी जाए, इस तरह की जॉब में, जो कि सरकार के साथ में आप मिलकर करेंगे, जो कि सरकार का आप हिस्सा होंगे, तो वहाँ पर सरकारी जितनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं या समाज को या हमारे देश को आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी है, उसमें आप अपने आप को सही पाते हैं, उसमें अपने आप को आप ऑनेस्ट पाते हैं, उसमें अपने आप को उसमें आपको अपने आप पर विश्वास है, तभी आप यहाँ पर हैं। ये मैं कह सकता हूँ। नहीं, किसी के साथ कोई मजबूरी है कि यहाँ है, या अपने उसने एक इसको चुना है। कई सारी चीज़ें और भी कर सकते थे, लेकिन आपने यूपीएससी प्रिपरेशन को चुना है। तो इस यूपीएससी प्रिपरेशन, तो दो जर्नी हो जाएगी। एक यूपीएससी का प्रिपरेशन होगा और उसके बाद आप इम्तहान देंगे और इम्तहान के बाद आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद आप इस तरह के ऑफिसर बनेंगे। अभी जो बात होगी वो प्रिपरेशन की होगी, क्योंकि अभी तो प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा है। और सिलेक्शन के बाद जो बात होगी, फिर किस तरह से आप सरकारी महकमा जो डिपार्टमेंट है संभालते हो, या किस तरह से बीइंग आईएएस, बीइंग आईपीएस, किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हो, फिर वहाँ उसकी बात होगी। लेकिन अभी जो बात होगी, इस जर्नी की बात होगी, जो कि आपकी प्रिपरेशन से स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रिपरेशन से जो आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, कहीं ना कहीं अब जो ये जर्नी खत्म होगी, आप जो आज हैं उससे कहीं बेहतर इंसान होंगे। ये मानते हैं आप लोग? आप इन्फॉर्म्ड होंगे, आपको बहुत सारी जानकारी होगी, आपकी समझ बेहतर हो चुकी होगी, मतलब दुनिया को लेकर आपको समझ बेहतर हो चुकी होगी, हमारे देश को लेकर समझ, हमारे समाज को लेकर जो समझ है वो बेहतर होगी। और कहीं ना कहीं इसी प्रक्रिया में आप अपने आप को भी बेहतर जान रहे होंगे। आप में से कितने लोग अपने आप को जानते हैं कि आप क्या हैं, आप क्यों हैं? नहीं। कभी अपने आप से सवाल, जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं, तो कभी कभी ऐसा सवाल होता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मैं क्यों हूं? इस तरह का सवाल नहीं। तो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, हाँ, और मैं क्यों हूं, इस तरह के जवाब भी इस प्रक्रिया में आपको मिलने लगेंगे। और कहीं ना कहीं आप, मतलब बहुत हद तक आप एक बेहतर पर्सनैलिटी के रूप में निखरेंगे इसी प्रिपरेशन के दौरान। तो ये प्रिपरेशन तो एक पार्ट हो गया, लेकिन इस प्रिपरेशन का लक्ष्य है कि आपका उस लिस्ट में, उस पीडीएफ में नाम आ जाए। नहीं, उस पीडीएफ में नाम आ जाए। पहले तो वो 13,000 वाले में नाम आ जाए, प्रीलिम क्लियर करके आप 13-14,000 जो लोग मुख्य परीक्षा के इम्तहान देते हैं उसमें नाम आ जाए, और उसके बाद फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए। फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, 3,000 वाली जो पीडीएफ की लिस्ट आती है उसमें नाम आ जाए, और फिर उसके बाद जो 1,000 के आसपास जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें भी नाम आ जाए। नहीं, यही है, मतलब प्रिपरेशन जर्नी एक पार्ट हो गया। और इसके बाद जो लक्ष्य है, लक्ष्य है कि इसकी प्राप्ति हो जाए, लक्ष्य है कि इसकी प्राप्ति हो जाए। तो इस जर्नी को आप कैसे निभाते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि आपके उन सारे पीडीएफ पे नाम आएंगे कि नहीं आएंगे। और अल्टीमेटली जो फाइनल पीडीएफ है जिसमें 1,000 के आसपास नाम आएगी, उसमें आपका नाम होगा कि नहीं होगा। इस जर्नी में आप कितनी, और ये जर्नी थोड़ा कॉम्पिटिटिव जर्नी है। अब आप देखो, 3 से 4 लाख लोग इम्तहान में बैठते हैं और फाइनल पीडीएफ में नाम कितने लोगों का आना है? 1,000 लोगों का। लेकिन जो ईमानदारी से, जो इस इम्तिहान को समझकर ईमानदारी से चलेगा और थोड़ा पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, उसका मैं 100% लिख कर अभी देता हूँ, उसका सिलेक्शन होकर रहेगा। तो आप तो यहाँ सिलेक्शन के लिए आए हो, आप तो यहाँ सिलेक्शन के लिए आए हो। तो इसीलिए इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा पहले स्टार्ट, थोड़ा पहले स्टार्ट में क्या होगा, बहुत सारे लोगों की अलग अलग पढ़ाई की जर्नी होती है। क्लास नर्सरी से, एलकेजी से जो आप ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं, सभी की जर्नी अलग अलग होगी। नहीं, तो किसी की जर्नी में, अब हम लोग कितना कॉलेज में बहुत ज़्यादा सीरियस पढ़ाई करते हैं, कोई पढ़ता है, खास करके इंजीनियर तो बहुत बदनाम होते हैं। आप इंजीनियर हैं? नहीं, इंजीनियर या सभी लोग बदनाम होते हैं। क्या करते हैं, आखिरी दिन इम्तिहान के
जो 5 पेपर आना है, 5 क्वेश्चन आना है, उसमें से 7-8 क्वेश्चन कोई सजेस्ट कर देता है, उसी में से 3-4 क्वेश्चन को लिखकर हम लोग पास होकर आ जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो इस हाँ आखिरी रात होती है, उसी आखिरी रात में जो ना सब सेट हो जाता है और हम लोग पास होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें जो हमें जाननी थी हमने नहीं जाना है, ये सच है, ये सच है। और उन्हीं सारी चीज़ों को फिर से जानने का एक मौका मिला है, और उन सारी चीज़ों को जान जाएंगे तो लक्ष्य एक अलग चीज़ है, लेकिन आप बेहतर और इन्फॉर्म्ड सिटीजन ज़रूर हो जाएंगे, जो अपने समाज के लिए कुछ अच्छा ज़रूर कर रहे होंगे, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा ज़रूर सोच रहे होंगे, और अपने लिए अपने परिवार के लिए भी कुछ अच्छा ज़रूर कर रहे होंगे। ये बात तो तय है। अब आते हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन पर, कि इस दौरान जो प्रिपरेशन किया जाए, प्रिपरेशन जो चलेगी, इसमें आप मान के चलिए कि 1 साल के आसपास आपको जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, प्रीलिम प्लस मेन, 1 साल के आसपास टाइम लग जाएगा उसको कवर करने में। 8 से 9-10 महीने में हम लोग कवर करवाते हैं, 10 से 11 महीने में। और फिर आप 1 साल मान के चलिए, फिर उस जैसे आपका पाठ्यक्रम खत्म होगा, आप प्रीलिम के लिए जाएंगे, फिर आप मेन के लिए जाएंगे। दूसरे साल आपकी सिलेक्शन, आपका इम्तिहान में बैठना तय होना चाहिए। नहीं, कभी ऐसा ना हो कि कोई प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर रहा है, मान लिया उसकी 18 वर्ष है, तो अब सोच रहा है कि 3 साल के बाद, 4 साल के बाद पहला प्रीलिम में बैठेंगे। नहीं, आप 18 साल के, 19 साल के हो, जितने साल के हो, जब से स्टार्ट हुआ है, आज से अगर स्टार्ट किया है, तो नेक्स्ट वाले ईयर का प्रीलिम आपको देना है, नेक्स्ट वाले ईयर का प्रीलिम देना है, क्योंकि समय सभी के पास कम है। आप अपने लिए इसको पंचवर्षीय योजना ना बनाए। आप सुनते हैं ना पंचवर्षीय योजना, 5 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। पहले दिन से बिल्कुल नहीं सोचना है। पहले दिन से यही सोचना है कि 1 साल की, मतलब 8, 9, 10 महीने में मैं पाठ्यक्रम पूरा करूंगा, और दूसरे साल जब मैं इम्तहान में बैठूंगा तो मेरा फटाफट पीडीएफ में नाम आता रहेगा। इस सोच के साथ आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। इस सोच के साथ आप पढ़ाई स्टार्ट इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आपने जरा सा भी इसमें लिथार्जीपन दिखाया कि चलो अभी तो एडमिशन ले रहे हैं, अभी तो मेरा 18 साल ही है, कितने लोग 20 से कम है यहाँ पर? अभी तो मेरा 18-19 साल है, 23-24 में जाऊंगा, 22-23 में जाऊंगा तो पहला अटेम्प्ट लूंगा। जैसे आपने ये सोचा या अपने आप को समय ज्यादा दिया, तो माइंड क्या होगा? एक्टिव रहेगा या डीएक्टिव हो जाएगा? माइंड उतनी तेजी से नहीं सीखेगा। माइंड का एक खेल है, माइंड को जैसे चलाओगे वैसे चलेगा। आप जितनी चीजें ये सोचकर सीख सकते थे कि मुझे इस साल इम्तिहान में बैठना है, अगर जरा सा भी आपने ये सोच लिया कि थोड़ा और पढ़ाई कर लूंगा, थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, फिर इम्तिहान में बैठूंगा और पहले अटेम्प्ट में क्लियर करूंगा, तो वो फिर पहला अटेम्प्ट फिर दिक्कत हो जाएगी। सच बात ये है। आपको ये मान के चलना है कि इस साल अगर आप एडमिशन में आ रहे हो, इस साल एडमिशन 2025 में, 2026 के प्रीलिम में आपको बैठना है, और 2026 के फाइनल पीडीएफ में आपका नाम होना चाहिए। ये आपका आज से लक्ष्य होना चाहिए, अभी से लक्ष्य होना चाहिए। अब इसके लिए करेंगे क्या? इसके लिए तो तीन चरण में परीक्षा है, ये तो सभी को पता है। आप सभी हिंदी माध्यम के, इंग्लिश के भी कोई है? सभी हिंदी माध्यम के हैं। तो 3 चरण में परीक्षा है, ये तो सभी को पता है, प्रीलिम, मुख्य और फाइनल। तो सभी के मार्क्स भी पता है, प्रीलिम में किस तरह सिलेक्शन होता है, ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर ही है। और मुख्य परीक्षा और जो इंटरव्यू राउंड होता है, दोनों का जुट कर फाइनल लिस्ट बनती है, ये सब भी पता है आपको? नहीं, मुख्य परीक्षा में कितने मार्क्स का इम्तिहान होता है? 1750 का, और 275 का इंटरव्यू। नहीं, तो इस आधार पर आपका जो है तो फाइनल लिस्ट बनता है। खैर, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब किस प्रकार से आप ऐसा चलेंगे, इस 1-1.5 साल के बीच में ऐसा चलेंगे कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाए, किस प्रकार से चलेंगे? तो सबसे पहले आपको देखना है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या? सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे सिलेबस की बात करूं तो तीनों दो पार्ट जो है हमारे, प्रीलिम और मेन। प्रीलिम का जो सिलेबस है वो कुछ शब्दों में ही निपट गया है। नहीं, प्रीलिम के इकोनॉमिक्स का सिलेबस आप देखिए, 6-7-8 शब्द इन्होंने लिख दिया है, और उन्हीं में आपका पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस सिमट गया है। तो उससे कैसे पता चलेगा कि क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है? उससे पता नहीं चल पाएगा। तो हम लोगों का जो स्टडी मटेरियल है, उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स को लगभग 15 से लगभग 17-18 चैप्टर में डिवाइड करते हैं। मैं भी पढ़ाता हूँ या कोई और भी टीचर पढ़ाते हैं, तो ये लगभग 17-18 चैप्टर्स में डिवाइड करके इसे पढ़ा जाता है। और इसके बाद इन चैप्टर्स के आधार पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। इन चैप्टर्स के आधार पर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आपको पता चलेगा कि प्रीलिम्स में क्या क्या जो सेक्शन है, कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा सेक्शन
इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम का क्वेश्चन अगर आप अभी से परीक्षा स्टार्ट, अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रीलिम का क्वेश्चन तो पहले दिन कोई पल्ले ही नहीं पड़ेगा। पहले दिन जैसे अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसको क्या पता होगा कि विस्तारवादी मौद्रिक नीति किसे कहते हैं, अगर कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्या पता होगा कि रेपो दर किसे कहते हैं, क्या पता होगा कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से महंगाई और वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। ये सारी बातें एकदम नई नई बातें होंगी नहीं। तो ये सारी बातें आपको ये सारी क्वेश्चन में मिलेंगे। तो जैसे जैसे आप अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाई के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते जाना है, और ये दोनों को जैसे मिलाएंगे आपकी चीजें समझ आती चली जाएंगी, आपकी चीजें समझ आती चली जाएंगी। तो सबसे पहले तो कुछ किताबें हैं या कुछ मटेरियल है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ मटेरियल है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, और उस मटेरियल के आधार पर आपका एक बेस तैयार होगा, एक बेस तैयार होगा जो कि यूपीएससी के सिलेबस के अलाइनमेंट में होना चाहिए, यूपीएससी के सिलेबस के इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित, मतलब आपको या जहां से भी आपका स्रोत है, चाहे वो किताबें हो या मटेरियल हो या किसी टीचर का नोट्स हो या आप क्लास में नोट्स ले रहे हो, आपको ये देखना है कि आपका नोट्स का जो प्रिपरेशन हो रहा है वो यूपीएससी के सिलेबस के लाइन में है कि नहीं है। इधर उधर की बातें ज्यादा तो नहीं आ रही हैं। इधर उधर की बातें अगर पढ़ते रहे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो आपको पहले दिन से या शुरुआती दिन से ही ये अंदाजा होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। तो देखो, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना में क्लास तो आप सभी लोग ले रहे होंगे या यहाँ लेंगे या कहीं भी लेंगे। तो सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट होगा क्लास नोट्स। क्लास नोट्स जो आप अपने से खुद लिखेंगे, टीचर समझाएगा और टीचर उसको लिखाएगा, या आप टीचर के समझाए को खुद से लिखेंगे। खुद से जब लिख रहे हैं तो ये नोट्स किसने बनाया, ये मटेरियल किसने बनाया, आपने बनाया। तो ऐसे बना लिया या समझ कर बनाया, समझ के बनाया। अब उसी समझ को थोड़ा विस्तार करना है, और उसी समझ को, जो समझ आपकी किताब कॉपी में लिखी हुई है, उसी समझ को थोड़ा विस्तार कुछ इस प्रकार से करना है कि वो यूपीएससी के सिलेबस के अलाइनमेंट में आ जाए, और यूपीएससी जिन जिन एरियाज में इंटरेस्टेड है वो सारा एरियाज आपके नोट्स में आ जाए, वो सारा एरियाज आपके नोट्स में आ जाए। तो आपको ये मानकर चलना है पहले दिन से कि आप प्रीलिम की परीक्षा और मुख्य परीक्षा, ये दोनों परीक्षा अपने नोट्स के आधार पर क्रैक करने जा रहे हो, ये मानकर चलना है। नोट्स के आधार पर, रू नोट्स किस हिसाब से बनेगी, क्लास में जो टीचर पढ़ाएगा उस आधार पर, और जो हमारा स्टडी मटेरियल होता है उस आधार पर। समझ आई? तो आपका क्लास नोट्स प्लस विजन आईएएस का मटेरियल, ये दोनों सफिशिएंट होंगे, ये दोनों सफिशिएंट होंगे बहुत सारी चीजें कवर करने के लिए। आपको इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ में जाहिर सी बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज भी चलता है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित हम पूरा एक पीडीएफ बनाकर देते हैं, उसमें सोल्यूशन, उसमें क्वेश्चन का आंसर भी लिखा होता है, और आंसर के साथ साथ पूरा एक डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होता है, डिस्क्रिप्टिव, उस एरिया का डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन होता है, जहां पर आप नीचे पढ़कर पूरे क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस आधार पर पूछा गया, और इस क्वेश्चन के आसपास क्या चीजें हैं जो आपको जाननी है। क्या यूपीएससी वही क्वेश्चन पूछेगा जो पिछले साल पूछा है, जो पिछले 10 साल पूछा है? कभी कभी आप बोलते हो ना, एक दो क्वेश्चन सर रिपीट हो गया, तो वो गलती से रिपीट होता है। पहली बात, वो गलती से रिपीट होता है, वो जानबूझकर रिपीट नहीं होता है। एक दो क्वेश्चन अक्सर दिखेगा, यार ये तो 2022 में भी पूछा था, 2025 में फिर से पूछ लिया। तो पिछले 8-10 साल में या 4-5 साल में अगर एक दो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो गलती से होते हैं, वो उनको जानकारी नहीं होती है, तो लास्ट टाइम में फ्रेम हो जाता है, तब उस प्रकार से एक दो क्वेश्चन होते हैं। यूपीएससी के पिछले साल का सही जवाब जानकर आप क्या करेंगे, ये बताइए। यूपीएससी के पिछले साल के पूछे हुए सवाल का सही जवाब जानकर आप क्या करेंगे? क्या यूपीएससी वही सवाल पूछेगी? नहीं पूछेगी। आपको यूपीएससी के पिछले सवाल को समझना है, और उस सवाल में जितने सारे ऑप्शन हैं उसके माध्यम से पूरे एरिया को पढ़ाई करना है, पूरे एरिया को पढ़ाई करना है। तो यूपीएससी का क्वेश्चन का आंसर नहीं देखना है पिछले साल के, बल्कि यूपीएससी के क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरी तैयारी करनी है, पूरी पढ़ाई करनी है। तो ये आपके पढ़ाई का दो तरीका होगा, एक जो एक्टिव तरीका मतलब जब आप अपना नोट्स के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, और जब आप जो हमारा विजन आईएएस का मटेरियल है उसके माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, ये हो गया एक्टिव, सीधा सीधा आप जान रहे हैं चीजों को। दूसरी पढ़ाई होगी क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन को आप देखेंगे और क्वेश्चन से पढ़ाई करेंगे। क्वेश्चन से पढ़ाई कितने लोग करना जानते हैं?
क्वेश्चन को देखेंगे, जब आप क्वेश्चन से तभी पढ़ाई कर पाएंगे जब उस क्वेश्चन से संबंधित जो 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 सेक्टर है, जो जिस एरिया से क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसका थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई कर रखा है, तब आप क्वेश्चन के माध्यम से भी पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। इसे बोलेंगे पैसिव पढ़ाई। तो जब क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तब आपके एनालिटिकल जो आपके अंदर स्किल होती है वो बढ़ेगी। अरे यार, इसका आंसर तो ये नहीं, ये होना चाहिए, ये नहीं, ये होना चाहिए। और अक्सर क्वेश्चन का आंसर करते वक्त हमेशा पहले आंसर ना देखें, पहले आंसर ना देखें, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन हो। तो एक तो हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाई करना, और दूसरा टेस्ट सीरीज आपको, अब ये हो गया आपकी पढ़ाई, एक्टिव पढ़ाई और पैसिव पढ़ाई, ठीक है। अब आपको अपने आप को जांचना है कि आप हैं कहाँ। अब जांचने के लिए कोई अच्छी टेस्ट सीरीज आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपने पढ़ाई ऐसे ही किया है, देखो पढ़ाई दो तरह से, क्लास में जो इकोनॉमिक्स है थोड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स की ही बात करूंगा ज़्यादा। तो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ये पता है सभी को। कॉन्सेप्चुअल क्यों है, इतना बता पाएंगे? कॉन्सेप्चुअल इसलिए है कि इसमें एक चीज अगर होती है तो उसका इफेक्ट कई सारी चीजों पे पड़ता है। तो आप सोचोगे अरे ये हुआ तो ये हुआ, लेकिन ये हुआ तो इसके साथ ये भी हुआ और ये भी हुआ। एक कॉज अगर हो रहा है तो उसके कई सारे प्रभाव पड़ते हैं। तो कनेक्टिविटी क्या है, कम है ज्यादा है? कनेक्टिविटी कहीं ज्यादा है। तो कनेक्टिविटी अगर ज्यादा है तो उस सारे कनेक्टिविटी को समझने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो फिर मैं इकोनॉमिक्स में बाद में आऊंगा। अभी मैं बात कर रहा था कि एक्टिव पढ़ाई और पैसिव पढ़ाई। तो ये आपने पढ़ाई कर ली, आपको थोड़ा बहुत ठीक ठाक जानकारी हो गया। इसके बाद आपको अपने आप को आकलन करना है कि आप जब क्वेश्चन का, आप जब अब उस प्रकार के क्वेश्चन को लगाओ जहां पर आपका माइंड एनालिटिकल हो, जहां पर आपका माइंड पूछे अरे यार ये तो मैं पढ़ाई कर चुका हूं और इससे संबंधित जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, इसका आंसर क्या होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन को लगाना, इस तरह के क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करना। और अगर आप थोड़ा सा टफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो यूपीएससी पूछता है उसके आसपास या उससे थोड़ा ऊपर थोड़े से टफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तो इसके बाद आपकी एनालिटिकल पावर थोड़ी बढ़ेगी। जो आप पढ़ चुके हो उसके आधार पर क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, या उसके आधार पर जो आप पढ़ाई कर चुके हो उसके आधार पर किन किन दिशाओं में सवाल पूछा जा सकता है, इसकी आपकी प्रैक्टिस होगी। और थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आसान वाला आसान ही हो जाएगा। नहीं, अब आप कहीं चले गए, कोई आसान टेस्ट सीरीज उठा लिया, थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, उसी में से क्वेश्चन भी आ गए, आपने 100 क्वेश्चन किया, 70-80 आपके सही हो गए, आप खुश होकर आ गए। लेकिन उस लेवल का एक भी क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं मिला, 2-4 क्वेश्चन ही मिले, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, सच बात यही है। और आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप यूपीएससी के इम्तिहान में नहीं चले जाएंगे। आपको तब तक समझ नहीं आएगा, आपको सब कुछ लगेगा चलो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मेरे समझ में भी सब कुछ आ रहा है, हाँ, और मैं सारे क्वेश्चन भी कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ समझनी है जो यूपीएससी पूछती है, या यूपीएससी चाहती है आपको उसकी समझ हो, आपको वहाँ तक पहुँचना है। और उससे ऊपर के क्वेश्चन को टेस्ट देना है, उससे ऊपर के क्वेश्चन के माध्यम से अपने आप को आकलन करना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपको करनी है। और यहाँ पर इस प्रकार की चीजें करनी है, तो वहां पर आपका उस तरह के अगर टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए सारे उस एरिया से जिस एरिया से यूपीएससी सवाल पूछती है, वो सब एरिया नहीं जो बिल्कुल ही स्टैटिक हो या बिल्कुल ही एक तरह से मीन फैक्चुअल हो, वो सब नहीं। जहां से जिस तरह का यूपीएससी पूछती है उन सारे एरियाज पे अगर आपने टफ क्वेश्चन कर लिए तो 100% आप 70% क्वेश्चन सही करने जा रहे हो यूपीएससी के इम्तिहान में, चाहे वो कोई सा भी पेपर हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो। तो थोड़ा सा अपने आप को क्या करना, ऊपर ले जाना है, नीचे से काम नहीं चलेगा। ठीक है, और इसी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज भी जानी जाती है। टेस्ट सीरीज थोड़े से टफ हो सकते हैं, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन या उस अलाइनमेंट में होंगे जिस अलाइनमेंट में यूपीएससी सवाल पूछती है। तो अपने आप को कुछ इस तरह से इन दिनों फ्रेम करना है, इन दिनों दिमाग में चीज़ें रखनी है। तो मैं यही कहूँगा कि अब इकोनॉमिक्स की तरफ आते हैं। इकोनॉमिक्स में थोड़ी जटिलताएं होती हैं, तो उसमें अगर मैं इस तरह से कहूँ कि अगर मैं जटिलताएं होती है तो क्या कनेक्टिविटी क्या है, थोड़ी ज़्यादा है।
तो एक शहर के अंदर जितने सारे चौक चौराहे होते हैं सभी आपस में कनेक्टेड होते हैं, नहीं होते? सभी आपस में कनेक्टेड होते हैं। जब हम छोटे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो हमारे मोहल्ले के अंदर जितने सारे रोड हैं, जितने सारी गलियां, वो मोहल्ले या कॉलोनी के अंदर जितने सारी रोड गलियां हैं वो पता होता है जब हम 8-10 साल के होते हैं और आसपास घूमते हैं। और जैसे जैसे बड़े होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो दूसरे मोहल्ले भी जाते हैं, वहाँ से भी समझ आता है कि ये चीज़ इससे कनेक्टेड है। फिर और बड़े होते हैं तो और भी दूर जाते हैं, फिर समझ आता है कि ये सारे किस तरह से देश के ये सॉरी एक शहर के अंदर सारे चौक चौराहे किस तरह से आपस में कनेक्टेड है। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स भी है, इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स भी है। एक ही बार में सब कुछ समझ नहीं आ जाएगा, आपको थोड़ा मंथन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, कि आपको थोड़ा मंथन करना पड़ेगा। और आपको अपने दिमाग को, जो आपने पढ़ा, अपने दिमाग से पूछना पड़ेगा, जो मैंने पढ़ा क्या, जो मैंने पढ़ाई किया है, इस ये क्या कहना चाह रहा है, अपने दिमाग से पूछना पड़ेगा। और फिर क्या कहना चाह रहा है, फिर अपने आप से जवाब निकल कर आना चाहिए कि ये किताब में मैंने ये पैरा पढ़ा, ये किताब की मैंने ये पेज पढ़ी, या इस किताब का ये चैप्टर पढ़ा, ये कहना ये चाह रहा है। ये आपके अंदर से जवाब आने चाहिए, आपके अंदर से जवाब आनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे उस पर आपने मंथन किया है कि नहीं, उस मंथन के बाद ही उस चीज़ की समझ आपकी बढ़ेगी। समझ रहे हो? सिर्फ पढ़ाई करना, रीडिंग का नाम, रीडिंग के माध्यम से यूपीएससी क्रैक नहीं किया जा सकता। दिन रात पढ़ते रहो, इससे यूपीएससी क्रैक नहीं होगी। आप कम पढ़ो लेकिन उस पर सोचो ज्यादा, मंथन ज्यादा करो, समझ आपकी बेटर होनी चाहिए। चाहे पढ़ाई जितना भी करो, पढ़ाई जितना भी करो, समझ बेटर होनी चाहिए। और उसी समझ के माध्यम से आप इस इम्तिहान को क्रैक करने जा रहे हो, ये आपको समझना है, ये आपको जानना है। समझ के माध्यम से समझ कैसे बढ़ेगी? समझ बढ़ती है जब हम लोग बात करते हैं आपस में। जैसे आप अपनी कोई चीज, कुछ कॉम्प्लेक्स चीज आपने समझा, कुछ अरे आपके समझ आ गया, आपको अभी भी कंफ्यूजन है, फिर आप किसी को बताते हो, यार मैंने ये चीज समझा और तुम सुनो, मैंने ये चीज ऐसे होता है, आप बताते हो। तो बताते समय आपको कुछ और चीजें समझ आ रही होती है, ऐसा आपने नोटिस किया? कितने बताते समय कुछ और चीजें आपको क्लियर होती है, और सामने वाले को आप बोलते हो, सामने वाले को थोड़ी ना बताते हो कि मेरे अभी तुरंत क्लियर हुई जब मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। इतना कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है? कुछ भी मैथ्स का छोटा सा फॉर्मूला हो, कुछ छोटे से कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो, कुछ चीज समझा रहे हो, नहीं, तो इसी चर्चा से आप अपना एनालिटिकल पावर बढ़ाएंगे। आप उस जगह पहुंचेंगे जहां पर आप अप्लाइड हो सकते हैं, जहां पर आप अप्लाइड हो सकते हैं, जहां पर आपने जो चीजें पढ़ी उसको अप्लाई, जो चीजें पढ़ी क्या वही क्वेश्चन आएगा या उससे अप्लाइड आएगा? उससे अप्लाइड आएगा। तो ये जो अप्लाइड वाली चीज है वो सोचने से, मंथन से आएगी। और कभी कभी हम अपने आप से मंथन नहीं करते हैं, यार ठीक है सोए पड़े रहो, क्या दिक्कत है, नहीं। मंथन सोचने पर हम तब मजबूर होते हैं जब सामने वाले को कुछ बताना होता है, नहीं, सामने वाले को कुछ बताना होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जब इकोनॉमिक्स को कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट चीजें पढ़ रहे हैं, तो 3-4 लोगों का ग्रुप बनाइए, ऐसा ग्रुप जो आपस में लड़ाई ना करे, और एक दूसरे को बातें बताइए, एक दूसरे को कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। चलो मैं तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। अगर सामने वाला सुन नहीं रहा है तो उसको एक कप चाय पिला दीजिए, एक कप चाय से भी ना माने तो कुछ साथ में ऐड कर दीजिए, लेकिन सामने वाले को अपनी कहानी जरूर सुनाइए। तो उससे क्या होगा, आपकी अपनी चीजें क्लियर होंगी। वैसे सामने वाला भी आपको सुनाएगा, आप उसकी भी सुनिए। आप जब उसका सुनेंगे तो उसके दृष्टिकोण पता चलेंगे, और उसके दृष्टि हो सकता है आप सामने वाले से जब सुन रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें पता चले जो आप, जहां पर आपने सोचा ही नहीं। तो ये जो डिस्कशन होगा पढ़ाई के बाद या पढ़ाई के साथ, पढ़ाई के साथ ही कहूंगा, पढ़ाई के साथ जो मंथन होगा आपका अपने साथ, और डिस्कशन होगा दूसरे के साथ, इससे आपकी एनालिटिकल पावर बढ़ेगी, आपका अप्लाइड वाली चीज बढ़ेगी, और उसके माध्यम से यूपीएससी आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रही थोड़ी बहुत? तो ये चर्चा वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझो। अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया है तो वो समझ सकता है इस बात को। तो पढ़ो, और पढ़ने के साथ ना आप थोड़ा बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि पढ़ ले पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं कि दूसरे से कोई मतलब है ही नहीं, दोस्ती नाता सब छोड़ दिया है, सब कुछ दुनिया एकदम किनारे, और बस अपना टेबल किताबें। उससे अब यूपीएससी क्रैक नहीं होगी। अब आपको खुलेपन के साथ, मतलब के दूसरे के साथ डिस्कशन करना है, आपका माइंड अप्लाइड होना चाहिए, आपकी माइंड वो सारी चीज़ें सीख रहा हो जो बदलती दुनिया देख रही है। और जो बदलती दुनिया देख रही है वो हर वक्त किताबों में लिखा हुआ नहीं होता। वो किताब 10 साल पहले छपी थी जो आप पढ़ रहे हो टेबल पे बैठकर, जिसमें आप दिमाग खराब कर रहे हो, उसमें से एक सवाल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो वो सवाल जो करंट अफेयर होता है वहां आपको मिलेगा,
वो चीज़, वो मुद्दा, वो करंट, वो चीज़ें आपको या तो न्यूज़पेपर मिलेंगी या आपके करंट अफेयर में मिलेंगी। तो इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा ओपननेस की तरफ आना पड़ेगा। यूपीएससी अब पुराने विचारधारा वाले छात्रों को, या पुराने विचारधारा बोलो, या अब यूपीएससी वैसे स्टूडेंट को चाहती है मतलब सिलेक्ट करना जो सबसे पहले यंग हो, सबसे पहले यंग हो। मैं सच बात बता रहा हूँ। अगर कोई 22-23 में इंटरव्यू में पहुंचता है तो बोर्ड चाहे आप कोई जवाब दो नहीं दो, बोर्ड आपको पूरी कोशिश करेगा कि आपका उस पीडीएफ में नाम आ जाए, आप फाइनल सिलेक्ट हो जाए, अगर आप 22-23 में इंटरव्यू में पहुंच रहे हो। ये बात आप लिख लो। अगर आपके मेन में बहुत ही कम रह गए हो तभी जो है तो दिक्कत होगा। तो ये आपको कोशिश करनी है कि जितना जल्दी हो आप इंटरव्यू में पहुंचे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दुनिया बदल रही है और बदलते दुनिया के साथ आपकी सोच बदली हुई है कि नहीं है। बदलती दुनिया के साथ भारत को जो चलना है उसमें आप भारत की मदद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, भारत की अगुवाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इस तरह की विचारधारा को वो देखना चाहेंगे इंटरव्यू में कि आप कितना ओपन हो, आज की चीज़ें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। बदलती परिदृश्य जो है हो रही हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में हो रही हो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, विमेन एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट, किसी भी सेक्टर में हमारा सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ जाना, मार्केट इकोनॉमी की तरफ जाना, या बेहतर टेक्नोलॉजी की तरफ जाना, ये सारी चीज़ें के लिए आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और कुछ जानते हो कि नहीं जानते। सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हो लेकिन जान कुछ नहीं रहे हो, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करोगे तो फिर आगे रास्ता खुलेगा, आप जानोगे और आपकी चीज़ें वाइड होंगी और आपका सिलेक्शन तय है। तो हम लोग यहाँ यही बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन तय है, ये बात करेंगे। समझ आई? तो कुछ चीज़ें जो मैं पीडीएफ में लेकर आया हूँ तो उसके माध्यम से भी कुछ बातें बता देता हूँ। तो मजबूत आधार का निर्माण। अब जो बातें आप बोल रहे थे, आज की बातें आपको समझ आनी चाहिए। जब आपका बेस ही हिला हुआ है, आपको पता नहीं है कि लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं, तो इकोनॉमिक्स में और आगे कहाँ जाओगे। जो बेसिक बातें हैं वो समझ आनी चाहिए, और बेसिक बातें आज के डेट में शायद ही पूछा जाए। फंडामेंटल स्टैटिक पोर्शन पूछा जाएगा लेकिन बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन नहीं होगा। आपको कभी भी लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो बुनियादी बातें हैं उन्हीं के आधार पर आप आज की चीज़ों को समझ सकते हो। किसी की करंट अफेयर क्या अच्छी हो सकती है अगर उसका फंडामेंटल अच्छा नहीं है तो, क्योंकि फंडामेंटल अगर अच्छा होगा तो करंट अफेयर एक बार पढ़ने के बाद याद हो जाएगा। 100% मैं लिख कर देता हूँ। किसी का अगर फंडामेंटल अच्छा है, बेसिक्स अच्छे हैं, बेसिक समझ रहे हो, जो एनसीईआरटी में मिलेगा, जो विजन आईएएस के मटेरियल में मिलेगा, जो क्लास में नोट्स में पढ़ाया जाएगा, ये सब क्या है, बेसिक्स हैं। ये बेसिक्स जिसकी अच्छी है उसका करंट अफेयर एक बार पढ़ने से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और आज के डेट में प्रीलिम्स में बता दूं तो 40% फॉर श्योर करंट अफेयर्स के सवाल हैं। 40% मैं कम ही बता रहा हूँ, अगर उसको और भी जोड़ दूं तो 50% आपको ऑप्शन के तहत मिल जाएंगे। तो 50% के आसपास, 40 से 50% आसपास जहां पर करंट अफेयर होने वाला है, और उन करंट अफेयर को आप बिना फंडामेंटल के याद करके दिखा दो, समझ ही नहीं आएगा कि करंट अफेयर बोल क्या रहा है। तो करंट अगर आपने फंडामेंटल पे पकड़ कर रखी है और उसके साथ, या पकड़ बना रहे और उसके साथ आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो करंट अफेयर एक एक बार में याद होता जाएगा। अदरवाइज करंट अफेयर एक महीने का रिवीजन करना कितना टफ है, सब किसी को पता है, टफ हो जाता है। और अगर आपका फंडामेंटल अच्छा है तो एक एक बार ही में याद हो जाएगा आपको, और मजा आएगा। फिर आपको क्या होगा, फिर वो ऑटोमेटिक दिमाग क्या करेगा, आपके स्टैटिक पोर्शन को करंट अफेयर से दिमाग आपका ऑटोमेटिकली जोड़ेगा। आपको बहुत सारी चीजें खुद से करने की जरूरत नहीं होती है, दिमाग खुद ही जोड़ता रहता है। बस आपको वहां जाकर इस चीज को पढ़ना, इस चीज को पढ़ना, बाकी तीसरा काम दिमाग कर लेगा। तो दिमाग खुद ही जोड़ेगा, और जैसे दिमाग जोड़ेगा आपकी जो है उसमें फिर मजा आने लगेगा। करंट अफेयर में भी मजा आएगा और स्टैटिक में भी मजा आएगा, इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाएगा, और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको इस बात को समझना है कि मजबूत आधार का निर्माण पे 50% और 50% इसी के आधार पे जो करंट अफेयर होगा उसका 50%। तो ये सारी बातें आपको पता है कि मुख्य परीक्षा और के बीच होती है। यूपीएससी का ट्रेंड और यूपीएससी की अपेक्षाएं, ट्रेंड किधर जा रहा है, ट्रेंड बदलती दुनिया की तरफ जा रहा है, करंट अफेयर की तरफ जा रहा है। बदलती दुनिया कहाँ दिखेगी, करंट अफेयर में दिखेगी, सीधी बात यह है। और यूपीएससी की अपेक्षाएं आपसे यही है कि आप थोड़े यंग हो, आप थोड़े, खैर यंग होना मेरे हाथ में तो नहीं है, मैं हमेशा चाहता था कि 20 साल का ही रहूं, उससे ज़्यादा ना रहूं, लेकिन अब तो 50 के आसपास, नहीं चलो उतना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कम। तो मैं ये कह रहा हूं कि अपेक्षा ये है यूपीएससी की
कि जो दुनिया बदल रही है उस बदलती दुनिया को आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। आपके अंदर जोश होना चाहिए, लेकिन जोश के साथ होश होना चाहिए। अगर यंग हो तो जोश होता है, आप कुछ भी डिसीजन लेने में सोचोगे नहीं, और होश होगा तो ऐसे डिसीजन नहीं लोगे जिससे समाज का नुकसान होगा। नहीं, आपने बहुत सारे यंग ऑफिसर को देखा है, कभी कभी कुछ यंग ऑफिसर कुछ ऐसे भी डिसीजन ले लेते हैं जिससे आपको लगता है यार इसने ये क्या कर दिया। नहीं, आप तो अभी यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हो आप। बहुत सारी निगेटिव भी आती रहती हैं, मैं अभी उसको चर्चा नहीं करना चाहूँगा। निगेटिव में मैं इसके बाद बताऊंगा 2-4 कहानी, ठीक है। तो अब आपको सबको पता है कि इकोनॉमी की जो है लगभग 20% आप मान के चलते हो। पिछले साल 15 क्वेश्चन पूछे गए, तो 15-18 क्वेश्चन तो हर साल पूछे ही जाते हैं, तो 17-18% क्वेश्चन, 100 में से 17-18 क्वेश्चन आप हर साल मान सकते हो कि इकोनॉमिक्स में ही आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स की 2 पार्ट होती है, समष्टि अर्थव्यवस्था और व्यष्टि अर्थव्यवस्था, माइक्रो और मैक्रो। तो आपका जो मेन सिलेबस होगा, चाहे वो प्रीलिम का हो या मेन का हो, वो मैक्रो का होगा, वो मैक्रो का होगा। माइक्रो में क्या होता है? माइक्रो में किसी एक के लाभ होने की बात की जाती है, किसी एक का लाभ हो जाए। और मैक्रो में क्या होता है? सबका लाभ हो, पूरे देश के सारे आर्थिक इकाई का लाभ हो, किसी एक का लाभ ना हो। तो आप अगर सरकार के साथ जुड़ेंगे तो सरकार क्या चाहती है? एक का लाभ हो या सबका लाभ हो। तो आपकी इकोनॉमिक्स कौन सी इकोनॉमिक्स अच्छी होनी चाहिए? मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आप किसी कंपनी के सीईओ बन रहे होते तो कंपनी क्या चाहती? पूरे देश का फायदा हो या उस कंपनी का फायदा कराओ? उस कंपनी का फायदा कराओ। उस कंपनी का सीईओ डायरेक्टर बन रहे होते तब आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छी होनी चाहिए थी, और यहाँ पर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छा होना चाहिए। तो मैक्रो से संबंधित वो सारे चैप्टर होंगे जो पूरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, पूरे अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो मैक्रो से संबंधित ये कुछ चैप्टर हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को तो हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे जब क्लास डिस्कशन होगी। तो इन सारे चैप्टर्स को आपने अभी थोड़ा बहुत देखना शुरू किया? कितने लोगों की कुछ दिन पहले से पढ़ाई चल रही है यहाँ पर, या कितने लोग अभी पढ़ाई करना शुरू करेंगे? कर चुके हैं 2-4 महीने से? 2-4 महीने से सभी लोग कर चुके हैं? तो 2-4 महीने में कुछ समझ आया कि क्या चल रहा है? क्लास मंडे अभी स्टार्ट हुई है, लेकिन आपकी पढ़ाई थोड़ा पहले से चल रही थी एडमिशन लेने से पहले? एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा था कुछ? थोड़ी सी पहले से चल रही थी? नहीं, कुछ लोगों की चल रही थी, कुछ लोगों की नहीं चल रही थी। तो जिनकी चल रही थी वो बताएं कि इन 3-4 या 2-3 महीने में कुछ चीजें समझ आ रही हैं कि किधर आप जा रहे हो। आपको समाज की कुछ चीजें समझ आ रही हैं धीरे धीरे, जो कि शायद आप अभी नहीं समझ रहे थे या नहीं जान रहे थे। किसी ने इंजीनियरिंग पास किया, किसी ने लॉ पढ़ा, किसी ने मान लिया केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, तो उसको उसी चीज की पता थी, बाकी आसपास का खबर नहीं था। मतलब हम लोग तो ज़्यादातर ऐसे ही देखते हैं, बहुत ही कम लोग हम लोग के बीच होते हैं जो सिर्फ एक ही स्ट्रीम पढ़ रहे होते हैं और उसको खबर सारी दुनिया का होता है। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग वही होते हैं, अपना पास हो जाए यही बहुत है, बाकी दोस्त हैं, बाकी टाइम गुजारने का बहुत सारा तरीका है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने आप को देखते रहिए कि आपको सारे सब्जेक्ट में थोड़ी पकड़ बन रही है कि नहीं बन रही है। सिर्फ टाइम तो पास नहीं हो रहा है, हर महीने आपको अपने आप को देखना है कि इस महीने मैंने क्या सीखा, इस महीने मैंने क्या सीखा, क्या पढ़ाई किया। और दूसरी बात, अगर कोई टाइम नहीं देगा, मान लिया कोई कहता है सर यहाँ पर 3 घंटे की एक क्लास हो जाती है, 3 घंटे की दूसरी क्लास हो जाती है, 6 घंटे की क्लास हो जाती है, तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचता, आधा 1 घंटा टाइम बचता है। अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं रिविजन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर आपको टाइम देना ही पड़ेगा। मैं जो अभी मंथन की बात कर रहा था, चर्चा की बात कर रहा था, अपने एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की बात कर रहा था, वो क्या बगैर रीडिंग से हो जाएगा? बगैर समय दिए हो जाएगा? आपको समय देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। समय देने का 2 तरीका, आप 2-2 घंटा 10 दिन आप 2-2 घंटा 10 दिन दीजिए, या 1-1 घंटा 10 दिन दीजिए। कितना होगा? 1-1 घंटा 10 दिन दीजिए, 10 घंटे। या एक ही दिन में आप 10 घंटा नहीं तो 8 घंटा जरूर दे दीजिए, 9 घंटा जरूर दे दीजिए। क्लास में अगर क्लास करके गए हैं, यहाँ से कोई सी भी क्लास हो, तो अगली क्लास बगैर रिवीजन के मत आइए, अगली क्लास बगैर रिवीजन के मत आइए। लोग क्या करते हैं, अगली क्लास बगैर रिवीजन के आते हैं लेकिन और सब कुछ बहुत पढ़ाई करके आते हैं। उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो क्लास में पढ़ाया गया है पहले उसको आप रिवाइज करके आएँ। यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है कि लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, लोग बहुत पढ़ाई करते हैं इन द सेंस ये किताब भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, और पढ़ते पढ़ते जो है तो पढ़ते ही रहते हैं मेरी तरह नहीं, और फिर बाद में
कुछ नहीं मिलता है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आपको एक किताब को 5 बार नहीं पढ़ना है, एक किताब को 5 बार पढ़ना है, सॉरी, ना कि 5 किताब को एक एक बार पढ़ना है। और वो जो एक किताब होगी आपकी, वो किताब यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वो किताब ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो। वो किताब ऐसी हो जो यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से हो। और वो किताब दो होगी, आपका नोट्स और विजन आईएएस का मटेरियल। मैं इसी दोनों पर अभी मैं रहूँगा, क्योंकि ऐसे किताब गिनाओ तो किताबों की कमी नहीं है। और आप देखोगे कि वही सारी बात ऑलरेडी आपके विजन आईएएस मटेरियल में भी होगा, और वही सारी बात आपके क्लास में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो आपको दो को ही अपने आप को मेन सोर्स मानना है। एक आपका अपने हाथ का लिखा हुआ नोट्स, जो कि अपने आप में धीरे धीरे कॉम्प्रिहेंसिव होता जाएगा, और दूसरा विजन आईएएस का मटेरियल। विजन आईएएस का मटेरियल में आपको क्लास 9 से या एनसीईआरटी जितनी कही जाती है उससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, प्लस ग्रेजुएशन तक की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी सारे सब्जेक्ट में। तो ग्रेजुएशन तक का ही पूछते हैं ना, बहुत उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो आपको जब समावेशन वहाँ हो ही गया तो दूसरी जगह भटकने से कोई फायदा नहीं है। इस बात को आपको समझना है। दूसरी बात, आपके क्लास नोट्स बनते समय क्लास नोट्स आपका स्पेशियस बनेगा। मतलब हर थोड़े एक टॉपिक लिखा या एक चीज़ लिखी, उसके बाद स्पेस छोड़ा, फिर कुछ लिखा, फिर स्पेस छोड़ा, राइट साइड में भी थोड़ा मार्जिन छोड़ा, ताकि उसी में करंट अफेयर की चीज़ें भी जुड़ जाए, और उसी में कुछ बदलाव अगर हुआ है तो वो कुछ दिनों के बाद उस बदलाव को आप वहीं पर लिख दें। तो क्लास नोट्स ही आपका ऐसा हो जाए कि उसमें स्टैटिक पोर्शन भी है, उसमें सारे जो चेंजेस आए वो भी आ जाए, प्लस राइट साइड में एक थोड़ा सा बड़ा मार्जिन छोड़ दें, ताकि करंट अफेयर उस स्टैटिक पोर्शन का जो करंट अफेयर है वो भी वहीं लिख दें, छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे पॉइंटर बनाकर। आपका पूरा नोट्स हो जाएगा। आपका पूरा नोट्स ही, अब आपके जो सवाल आएंगे उसी नोट से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। इस बात को भी आप इस तरह से नोट्स बनाइए, स्पेशियस नोट्स बनाइए। नोट्स टाइम के साथ क्या होगी, वही नोट्स टाइम के साथ चेंज होती चली जाएगी, और उसी चेंज होती हुई को आप बार बार रिवीजन करेंगे। तो आपकी नोट्स, आपके लिए लगता होगा कि नोट्स में मैं कुछ भी उठाकर पूछ लूँ आप एक बार में बता दोगे। तो नोट्स अगर कॉम्प्रिहेंसिव हो गई, प्लस करंट अफेयर का एडिशन हो गया, तो फिर उससे सवाल बाहर नहीं आना है। इस बात को आप समझिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो का ऐसा कुछ नहीं आता है। 17-18 प्रश्न में मुश्किल से 1 या 2 सवाल माइक्रो के होंगे, जो इकोनॉमिक्स जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसी में से वो फिनिश हो जाएगा। तो माइक्रो को अलग से जाकर पढ़ाई करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। इंडियन इकोनॉमी का 5-6 क्वेश्चन होगा। जैसे आपको मैं इसकी बता दूं, 10 से 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के आसपास आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लगभग मैक्रो से, 2 क्वेश्चन के आसपास माइक्रो से, और 5 से 6 सवाल आप जो हमारा डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, भारतीय की अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित जो चैप्टर है वहाँ से, जैसे कि कृषि हो गई या रोजगार हो गया, गरीबी हो गई, इस तरह के 5-6 क्वेश्चन हार्डली वहाँ से होंगे। इस प्रकार से आपके ये 3 मैक्रो, माइक्रो और इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो, माइक्रो और इंडियन इकोनॉमी, 8 से 10 क्वेश्चन मैक्रो, 2 क्वेश्चन माइक्रो और 5 से 6 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी। तो ये आपकी बन जाएगी। अब मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में मैक्रो का रोल ज़्यादा होगा और इंडियन इकोनॉमी का रोल ज़्यादा होगा। तो मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी के जब आपके प्रीलिम्स के पॉइंट बन रहे होंगे तो उसी दौरान अच्छे खासे पॉइंट आपको इंडियन इकोनॉमी के मिल चुके होंगे, मेन के भी, और आपने जो मंथन किया होगा उसी मंथन में आपके पॉइंट्स बढ़ते चले जाएंगे, जिसके आधार पर आप मुख्य परीक्षा क्रैक करेंगे। तो कुछ और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स अगर अच्छा है तो हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया इकोनॉमिक्स का भी ऐड हो जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण भी आप हर चीज़ में जोड़ना शुरू कर देंगे, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। कि आप, हम लोग कहते हैं ना कि इतिहास में जितने सारे डिसीजन लिए गए, उन डिसीजन के केंद्र में था इकोनॉमिक्स। कभी ऐसा सुना है आपने? या उस डिसीजन के उन डिसीजन, इतिहास में सभी लोगों ने डिसीजन लिया, और उसी डिसीजन का, उसी निर्णय का ये है परिणाम है कि आज हम यहाँ हैं। इतिहास में अगर लोगों ने कुछ और डिसीजन लिया होता तो हम कहीं और होते, नहीं। तो वो सारे डिसीजन के केंद्र में होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जितने सारे आप चीज़ों को पढ़ेंगे, जितने क्षेत्रों को पढ़ेंगे, उन जितने चीज़ों को पढ़ेंगे, उन चीज़ों को देखने का नज़रिया एक और आपका ऐड हो जाएगा, इकोनॉमिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण। तो आर्थिक दृष्टिकोण आप हर चीज़ में जोड़ेंगे तो आपके पॉइंट्स में विविधीकरण होगा नहीं होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा नहीं होगा। और इकोनॉमिक्स के मेन में
इकोनॉमिक्स के मेन में जो अच्छे आंसर को जो अच्छा आंसर माना जाता है और जिसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं टॉपर्स को, उसकी कॉपी में आपको दिखेगा डाइवर्सिफिकेशन, क्या, विविधीकरण। कई सारे पॉइंट्स उसने लिखे होंगे लेकिन उसका वर्ड लिमिट ऊपर नहीं जाएगा। अगर सवाल 150 में पूछा गया, 150 वर्ड में, तो 130 में ही निपटा देगा वो, 135 में ही निपटा देगा। टॉपर की बात कर रहा हूँ जिसकी कॉपी आप देख सकते हो जाकर, या कॉपी हमारी ऑनलाइन भी रहती है। वो 130-35 वर्ड में ही निपटा देगा और उसके पॉइंट्स कम से कम 10-12 पॉइंट्स वो डिस्कस कर देगा इसी दौरान। समझ आई? तो 10-12 पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस करना किसी एक टॉपिक पर, यही है डाइवर्सिफिकेशन। तो आपकी डाइवर्सिफिकेशन भी इकोनॉमिक्स के बाद सारे चैप्टर्स में या सारे इसमें ऐड हो जाएगी। तो इकोनॉमिक्स का अपना रोल तो है ही, आप जानते हो। GS3 में 100 नंबर के GS3 में जो आपका लगभग 120-125 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो 50% मार्क्स जो GS3 में होगा वो इकोनॉमिक्स का होगा। लेकिन इकोनॉमिक्स सिर्फ यहीं पे नहीं रुकेगा, आपको एथिक्स में भी मदद करेगा, आपको ऐसे में भी मदद करेगा, और आपको बहुत सारी चीज़ों में आर्थिक दृष्टिकोण डालने के लिए मदद करेगा। जब इकोनॉमिक्स की समझ हो जाएगी तो खुद ही आप आर्थिक दृष्टिकोण डालने लगोगे हर जगह। तो ये समझ की बात है कि पढ़ाई के साथ साथ आपकी समझ बेहतर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उस समझ का रिफ्लेक्शन इन सभी जगह दिखेगा। आर्थिक समझ की रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो परीक्षा की आवश्यकताएं, तो ये सारी तो मैंने अभी बात कर ही ली, कंटेंट और राइट इवैल्यूएशन और राइट गाइडलाइन। हाँ, गाइडलाइन का मतलब होगा कि जो ठीक है, जिन लोगों ने ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप उनसे मिलते रहते हो, आपके टीचर भी गाइड करते हैं। लेकिन गाइड का मतलब होगा आपको अपने आप को खुद से गाइड करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से, और यहाँ का जो विजन IAS का जो टेस्ट सीरीज होगा उसके माध्यम से आपको देखना है आपकी समझ बेहतर हो रही है कि नहीं हो रही है, आप सही सवाल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पाने में आपको एक चीज दिखेगी, मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ। वो दिखेगा मैंने पढ़ाई तो किया था लेकिन सवाल गलत हो गया, मैंने पढ़ाई तो किया था लेकिन सवाल गलत हो गया। ये 2 रीजन से होगा। एक, आपने मंथन नहीं किया है, एक आपने मंथन या चर्चा नहीं किया है, और उससे पहले आपने रिवीजन नहीं किया है। रिवीजन और मंथन और चर्चा से आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, आपका अप्लाइड सेंस बढ़ चुका होगा। तो इन सब चीज़ों को बारीकी चीज़ है। कभी कभी लोग जिद में बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई नहीं करना है, पहले दिन से लिख लो कहीं पर, बहुत पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई उतनी करनी है जितनी आवश्यकता है, और पढ़ाई के साथ पढ़ाई कम करनी है, रिवीजन ज़्यादा करना है, पढ़ाई कम करनी है, मंथन ज़्यादा करना है, पढ़ाई कम करनी है, चर्चा ज़्यादा करनी है, पढ़ाई कम करनी है, सोचना ज़्यादा है। ये सारी चीजें लिख लो। पढ़ाई कम करना सीधा सीधा लिख लो, जो पढ़ाई कम करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जो पढ़ाई अधिक करेगा उसका सिलेक्शन उसका भी हो जाए, नहीं, नहीं, हाँ? लेकिन आपको मंथन करना पड़ेगा, आपको चर्चा करनी पड़ेगी, आपको अपना अप्लाइड सेंस बढ़ाना पड़ेगा, और वो चर्चा से हो जाता है, बहुत कठिन नहीं है। आप जैसी अपनी बातें सामने वाले को समझाना शुरू करते हो, आपका लेवल ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप समझो। और कुछ किताबें हैं जो आपके टीचर्स भी गाइड करते रहेंगे, तो किताबों को मैं सेकेंडरी रखता हूँ, आपके नोट्स को प्राइमरी रखता हूँ, और करंट अफेयर और मटेरियल जो है, तो मटेरियल 2 प्रकार का होगा, एक स्टैटिक और एक करंट अफेयर, दोनों आपको मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हमारा डेली करंट अफेयर भी आता है, वीकली भी आता है, और मंथली भी आता है, ट्राइमेस्टर भी आता है, 3 महीने पर भी आता है, और साल का एक PT 365 करके भी हम लोग देते हैं। तो अब आपको क्या चाहिए, आप यार डेली पढ़ते रहो, मैं ये करूंगा कि आप वीकली कम से कम पढ़ते रहो। डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ो और वीकली आप कवर कर लो करंट अफेयर वीकली वाले से। तो डेली न्यूज़पेपर आपको मिस नहीं करना, न्यूज़पेपर आधे 1 घंटे में निपटा देना है। न्यूज़पेपर में मंथन बहुत करने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर बस एक रीडिंग कर लेना है कि क्या क्या हुआ, या न्यूज़पेपर कभी कभी तो हेडलाइन और हेडलाइन के ऊपर पहला दूसरा पैरा से भी आप निपटा सकते हो। समझ रहे हो? क्योंकि वो सारी चीजें आपको कहाँ फिर मिलेगी, करंट अफेयर में मिलेगी। लेकिन कोई अगर ये कहे कि सर मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, करंट ही पढ़ लेता हूँ, ये उसका ये न्यूज़पेपर को ऐसे मानो कि आप देख रहे हो कि आपके सामने क्या क्या हुआ, यू आर विटनेसिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। तो जब आप कोई चीज देख रहे हो कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, क्या आप उसे भूलते हो? तो क्या आप रूम पे बैठकर, घर पे बैठकर, क्लासरूम में बैठकर दुनिया में क्या हुआ देख रहे हो? वो किसके माध्यम से देख रहे हो? न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से आप डेली देख रहे हो क्या हुआ, डेली देख रहे हो क्या हुआ, और उस पर थोड़ा सा नजर बढ़ा देनी है जो UPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बस इतनी सी बात है।
तो तुरंत आपको 2-3 आर्टिकल फटाफट पढ़ना है और न्यूज़पेपर कोशिश कर रहा है कि 40 से 45 मिनट में निपट जाए, 1 घंटे से ऊपर ना जाए, नहीं तो फिर आपका दूसरा टाइम खराब होगा, दूसरी चीज़ों का टाइम खराब होगा। और वीकली फिर आप उनको करंट अफेयर में जाकर देखो। तो देखो चीज़ें हैं टफ, चीज़ें आसान नहीं। अब जितनी सारे मैंने बात कही, कुछ कम कहा क्या? हाँ, कुछ कम कहा? पढ़ने को भी कहा, क्वेश्चन लगाने को भी कहा, ये भी कहा कि देखो यूपीएससी के अलाइनमेंट में और एक कुछ कम तो नहीं कहा ना मैंने। तो चीज़ें हैं टफ, एक एक करके सारी चीज़ें निपटती चली जाएंगी अगर आप परसिवरेंस के साथ लगे रहते हो तो ये मेरी तरफ से ये सारी बातें हैं जो मैंने ये सारी बातें आपको कर दी कि रिवीजन का क्या महत्व है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या महत्व है, नोट्स का क्या महत्व है, हम लोग क्या क्या चीज़ें देंगे, ये सारी भी बातें मैंने कर दी। फिर आपको यहाँ से हमारा जो डाउनलोड वाला है यहाँ सेक्शन है उसमें बहुत सारी चीज़ें पूरा मटेरियल मिल जाता है। तो देखो मटेरियल की कमी नहीं है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे रहो, सिर्फ आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो कि नहीं हो, बस ये आपको पता होना चाहिए, ये है कि नहीं, बस इस बात को। तो मटेरियल की कोई कमी नहीं, आप कितना टाइम दे रहे हो, आप कितना रिविजन कर रहे हो, उस पर डिपेंड करना है। तो पढ़ाई कम करनी है, रिविजन ज़्यादा करना है, मंथन ज़्यादा करनी है, चर्चा ज़्यादा करनी है, दोस्तों से बात करनी है बस। और उसको बहुत टेंशन मत लो, एकदम आराम आराम से दोस्तों से बात करो, फिर देखो पढ़ाई का मज़ा। किसी एक मुद्दे पर 10 पॉइंट आपको बोलना है, आप उसको बोलो मैं इस मुद्दे पर 10 पॉइंट तुम्हें बोलता हूँ, तुम इस मुद्दे पर 10 पॉइंट तुम बोलो, दोनों। और उसको भी मौका दो, नहीं सामने वाले को भी मौका दो, तब होगा ना, दोनों दोनों लाभान्वित होंगे, तभी चर्चा आगे बढ़ेगी ना। तो 2-3 लोगों का, 4 लोगों का हार्डली ग्रुप बनाओ, उससे ज़्यादा नहीं, और इस तरह से अपनी चीज़ों को आगे ले जाओ। मैं गारंटी देता हूँ कि 4 लोग अगर सही से चर्चा कर रहे हैं किसी इसमें सारे टॉपिक पर, उन चारों का सिलेक्शन 100% तय है, और बनिस्बत उन 4 लोगों के जो हर वक्त टेबल पे पढ़ाई कर रहे हैं। ये आप लिख लो, सारे क्वेश्चन अप्लाइड होने वाले हैं, चाहे वो प्रीलिम के हो या मेन के हो। धन्यवाद मेरी तरफ से। आपके सवाल हैं या सवाल सब पूछ चुके हो या सवाल का जवाब मिल चुका है आपको? यस, क्वेश्चन प्लीज। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ झुकाव होती है इनकी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। देखिए बैलेंस कैसे होगा, बैलेंस का तरीका ये है कि आपने किसी चीज़ को पढ़ा और समझा, उस चीज़ को आपने न्यूज़पेपर से पढ़ा समझा या उससे पहले किताब से पढ़ा और समझ चुके होंगे? उससे पहले किताब के नोट्स, किताब से, क्लास में अपने नोट्स से पढ़ा और समझ चुके होंगे। अब आपको न्यूज़पेपर में साफ साफ दिख जाएगा कि इसकी झुकाव इधर है, ये सरकार के पक्ष खड़ा है, ये सरकार के विपक्ष खड़ा है। तो आपको उधर जाने ही नहीं है, पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं होगी आपके साथ। आपके साथ बात ये होगी कि भारत के सामने मुद्दा ये है और उस मुद्दे का समाधान ये है, बस ये बात होगी। वही समाधान सरकार भी चाहती है आपसे, वही समाधान सरकार भी चाहती है, मुद्दा और समाधान। क्या ये पक्ष और विपक्ष की बात हुई? जैसे विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, एक मुद्दा है, क्या क्या करना चाहिए। क्या सरकार इसके कभी, आप जो भी पॉइंटर बताओगे, क्या सरकार कभी भी इसके आपके विरुद्ध होगी? नहीं होगी, सरकार उसको एक्सेप्ट करेगी। तो सरकार ऐसे ही लोगों को चुनना चाहती है जो के आज के हिसाब से समाधान निकाल पाए, आज के मुद्दे के हिसाब से उनके पास समाधान हो और बहुत सारी चीज़ों को ग्राउंड पर जाकर इम्प्लीमेंट कर पाए। तो आपको खुद ही समझ आ गया ना। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि मुझे एक बैलेंस रखना है, मुझे एक बैलेंस रखना है, ऐसी बातें नहीं करनी है जो कि सरकार क्या चाहती है, देश के लोगों का विकास चाहती है, हित चाहती है, वही आप भी चाहते हो। तो आपकी कोई भी बात कभी भी सरकार के विपक्ष में या विरुद्ध में नहीं होगी, ये आपको मानकर चलना है, ये आपको मानकर चलना है। आप अगर कुछ सरकार कमेटी बनाती है, उससे सिफारिशें मांगती है, तो अक्सर उन सिफारिशों को सिफारिश देने वाला व्यक्ति क्या करता है, सरकार को अपना सुझाव बता देता है। तो उसी प्रकार से जो सवाल पूछा जाएगा उससे आपको समाधान और सुझाव बता देना, उसके माध्यम से हर सवाल में मुद्दा पूछा जाता है और मुद्दे के साथ सवाल में पूछा जाता है व्हाट इज, डू यू अग्री विद दिस, आपका इस पर क्या विचार है। ये अक्सर पूछते हैं, इंटरव्यू में भी पूछेंगे। तो आपका विचार ऐसा होना चाहिए जो मुद्दे को एड्रेस कर रहा हो, ना कि सरकार को या सरकार के पक्ष या सरकार के विपक्ष को एड्रेस कर रहा हो। तो इस चीज की आपकी समझ धीरे धीरे बनती चली जाएगी।
तो आपको आपको पहले दिन से याद रखना है, मुझे बैलेंस रहना है, मुझे एक तरफ झुकाव नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको किसके साथ काम करना है? सरकार के साथ। क्या आप एक्टिविस्ट बनने आए हो यहाँ पर? क्या आप सरकार के विभिन्न निर्णय पर सवाल खड़ा करने आए हो? नहीं। आप सरकार ने जो किसी मुद्दे पर निर्णय लिया है, आप ये मान के चलोगे कि ये निर्णय देश के लोगों के हित में है, और उसी आधार पर आपका आगे आप बढ़ाओगे बात को। बस सीधी बात, अब अभी ऐसे जान कर रखो। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद अपना जैसा मन करे वैसा करना। नहीं, हाँ नहीं, इनका बहुत सही सवाल था, क्योंकि हमेशा बेंड हो जाता है ना, और हम जो एक ही चीज सुनते रहते हैं, हमारी सोच वैसी हो जाती है। तो आपका सोच किसी पक्ष की तरफ ना जाए, आपका सोच निष्पक्ष रहे, और मुद्दा का समाधान की बात करें। और बताइए, और कोई? चलो इसके बाद सेशन, और कोई सवाल है? चलो ऐसे भी अगर आप मिलना चाहो, कोई चीज़ अगर डिस्कस करना चाहो, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं सेशन के बाद। एनीथिंग एल्स? देखिए, स्टडी मटेरियल का तरीका ये है कि जैसे जैसे क्लास में चीज़ें फिनिश हो रही है, स्टडी मटेरियल भी आप साथ में पढ़ती चली जाइए। हो सकता है क्लास थोड़ा तेज चलेगी और स्टडी मटेरियल में आप पीछे रह जाएंगे, लेकिन उसको यही करना, मैचअप कराने की कोशिश करना है। अगर क्लास में नई चीज़ स्टार्ट हो चुकी है, तो आप फिर नए चैप्टर में कूद के चल जाओ। हाँ, टॉपिक के साथ आप चलो, टॉपिक के साथ चलो। कोशिश करो उस चैप्टर को क्लास में स्टार्ट होने से पहले पढ़कर आ जाओ। एक रीडिंग, सिर्फ एक रीडिंग। फिर दूसरी बार जैसे घर में जाकर रीडिंग करोगे, आपकी समझ बेहतर होगी। काम रीडिंग पे नहीं करना है, काम समझ पे करना है। ठीक है, इस चीज को आप समझना है। आपको कुछ बेसिक बुनियादी चीजें मैंने बताई है, जो हो सकता है पहले से आपको पता भी हो। नहीं, किसके बारे में? और हमारी कुछ मटेरियल आती रहती है। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें देखो, टॉपिक वाइज चीजें हैं ना इस पे, तो उस टॉपिक को आप जाकर उस टॉपिक के से संबंधित पीडीएफ मिलेगा, उस टॉपिक से संबंधित पूरी चर्चा मिलेगी। हाँ, ये अभी भी कर सकते हैं, जिस जिस टॉपिक से रिलेटेड है उसको आप करते रहिए, कवर करते रहिए, इसको आप कवर करते रहिए। जैसे हमारा एक क्लास के अलावा एक मास्टर क्लास करके एक सीरीज चलती है, उसको देखिए। तो यूट्यूब पे क्लास के अलावा बहुत सारे और भी मटेरियल हैं यूट्यूब पे पड़े हुए, तो उन सब चर्चा को सुनिए आप। उन सब चर्चा को सुनने से आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होगा। ठीक है? हाँ, देखो, इकोनॉमिक्स को तैयार किया जाएगा बुनियादी चीजों को पढ़कर और बुनियादी चीजों पर सोच को बढ़ाए, सोच कर। पढ़ाई करके इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं कर सकते। हाँ, दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ाई करके इकोनॉमिक्स अच्छा, केवल पढ़ाई करके इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं किया जा सकता। इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आपको सोचना है, ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और सोचने के बाद किसी से चर्चा करनी। जैसे आप चर्चा में जाओगे, आपका दिमाग खुद ही बहुत तरह के प्रश्न का जवाब देने लगेगा। तो चर्चा बस सोच कर करना है, मतलब उस पर मंथन करनी है, और बुनियादी चीजों से स्टार्ट करना है। बस बुनियादी चीजें क्या होगी, मटीरियल ही बुनियाद मानो ना। क्यों मैं 10 किताब का नाम गिनाऊं और आपका 10 किताबों में दिमाग खराब हो? मटेरियल प्लस क्लास नोट्स, आप मटेरियल से सीधा स्टार्ट करो और मटेरियल को दोस्तों के साथ चर्चा करो। एनसीईआरटी, हाँ, एनसीईआरटी 12th की जो मैक्रो एनसीईआरटी है, मैक्रो वाली, सिर्फ एक किताब मैं एनसीईआरटी के लिए पढ़ने कहूंगा, 12th की मैक्रो। और यहां पर एक और किताब थी 11th की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके। ये दो किताब मैं एनसीईआरटी में आपको पढ़ने कहूंगा। वो भी अच्छा, किताब पढ़ने के आप देख लीजिए, किताब पढ़ने का ये वाली भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये एक किताब ये, और दूसरा 12th का मैक्रो। बस ये दो किताब पढ़ने कहूंगा मैं। और किताब पढ़ते वक्त देखो, किताब पढ़ते वक्त अब 12th का जब मैक्रो पढ़ोगे, एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज, 12th के मैक्रो पढ़ते वक्त बहुत सारे ग्राफ मिलेंगे, बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स मिलेगा, बहुत सारा इक्वेशन मिलेगा, बहुत सारा मैथमेटिक्स का टर्म मिलेगा, नहीं, बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे। उन सबको नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है जो कॉन्सेप्ट जो लिखा हुआ है, मुद्दे की जो बात कुछ लिखी हुई है उसको पढ़ना है। कोई भी जटिल चीज उसमें से नहीं उठाना है, जो चीज आपको समझ आ जाए वही उठाना है, और जो क्लास में भी पढ़ाया जाएगा। तो उसमें से कोई भी ग्राफ, कोई भी स्टैटिस्टिक्स, कोई भी मैथ, कोई भी इक्वेशन जैसी चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी मैक्रो में। मैक्रो में वो चीज पूछी जाएगी जो साधारण और सरल है, जो एक आम इंसान के समझ आ जाए। स्टैटिस्टिक्स अपने में टफ हो जाती है, बहुत सारे फॉर्मूले, तो वो सारी चीजें क्लास में कवर कर दी जाएगी। बस पढ़ना ऐसे है कि उसमें कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है, वो बस इतना, क्या कहना चाह रहा है उससे जो कॉन्सेप्ट है, उन सब चीजों को हटा देना है जो मैं
जो मैं अभी बताया 3-4 चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी, क्योंकि 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स एक स्रोत है क्वेश्चन बनने का। क्वेश्चन जब ये लोग बनाते हैं तो कुछ चीज़ें सामने रखते हैं, 12th का मैक्रो भी सामने रखते हैं, इसीलिए मैं उसको इंक्लूड कर रहा हूँ। और 12th का मैक्रो के भी मेजर चीज़ें तो आपकी मटेरियल में आ ही जाएगा। और दूसरी बात, कोई भी किताब अगर पढ़ रहे हो, एक इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी किताब अगर पढ़ रहे हो तो किताब को इस तरह से पढ़ो कि लिखने वाला ऑथर आपसे बात कर रहा है, वो कुछ बातें आपको समझाना चाहता है, वो कुछ बातें आपको समझाना चाहता है, तो आप उसके लेवल पे जाके पढ़ाई करो। अगर क्लास 7th का आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कभी कभी बोलते हैं ना क्लास 7 से स्टार्ट करो, क्लास 8 से स्टार्ट करो, क्लास 9 से स्टार्ट करो, तो क्या क्लास 9th का जो एनसीईआरटी लिखने वाला व्यक्ति है वो 9th क्लास में है? वो तो पीएचडी और वो तो पूरी समझ है उसकी। तो वो जिस समझ के बाद आपको कुछ चीजें समझाना चाहता है, आप उसके दृष्टिकोण से इकोनॉमिक्स को पढ़ो, ना कि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। समझ आई? कुछ बड़ी बड़ी बातें वो समझाना चाह रहा है, उस चीजों को समझ लो, और फिर क्लास में चीजें एक एक करके डिस्कस होंगी तो डिटेल वहां से आपको पता चलता जाएगा। डिपेंड करेगा आप उसके अंदर कितना कितना इन्वॉल्व हो रहे हो उस टॉपिक को समझने के लिए, बस सीधी बात ये। और यहाँ पर टीचर की पूरी कोशिश होगी कि आपको वो चीज़ बेहतर तरीके से समझ आ जाए। चलिए, और कोई सवाल? हाँ हाँ जी, ओके ओके। नहीं नहीं, इसके अलावा अभी जो फोकस करना है, जो साथ में देखना है, वो यूपीएससी का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये साथ में देखते रहना है। हाँ, अभी से देखते रहना है। जैसे आपका एक चैप्टर, मान लिया नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया गया है, एक चैप्टर पढ़ाया गया। अब हमने अभी पिछले 10 साल का पीवाईक्यू हमारे यहाँ बना है, तो वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो उसमें नेशनल इनकम के सारे क्वेश्चन एक साथ हैं, जो भी टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चन एक साथ है। तो जो टॉपिक आपने फिनिश कर लिया, उस टॉपिक में जाकर देखो वो सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, नहीं हो जा रहे, और उस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे गए तो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और प्लस जैसे वो टॉपिक खत्म होता है तो हमारा सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी होता है, या मार्केट पे भी आपको मिल जाएगा सेक्शन टेस्ट सीरीज उठाओ और सारे सवाल को हल करो। तो आप क्लास नोट्स और क्लास के साथ साथ क्वेश्चन के माध्यम से भी क्वेश्चन नहीं देख रहे होगे बल्कि पढ़ाई कर रहे होगे। तो ये दोनों चीजों के साथ पीवाईक्यू और सिलेबस देखते रहो। पीवाईक्यू और सिलेबस लगातार देखने की जरूरत होती है, लगातार देखने की जरूरत होती है, ताकि फिर आपको समझ आ जाता है कि यूपीएससी किस अलाइनमेंट में चल रही है, यूपीएससी का इंटरेस्टिंग एरियाज कौन कौन सा है। एक बार में देखने से काम नहीं चलेगा, पीवाईक्यू आपको हमेशा देखते रहना है, सिलेबस भी आपको हमेशा देखते रहना है। कुछ दिनों के बाद पीवाईक्यू और सिलेबस आपके दिमाग में एक तरह से याद हो जाएंगे, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी इस बार इस टॉपिक में से सवाल पूछेगा तो क्या पूछेगा। आप कुछ भी पढ़ रहे होगे, क्या याद रखना क्या याद नहीं रखना, आप वहीं पर उसको छाट लोगे कि किसे पढ़ना है किसे नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से आपको सिलेबस और पीवाईक्यू को इस तरह से देख लेना है। इतना बार मैं कहूंगा, हर हफ्ते आप एक बार उल्टा लो जी। हाँ, 10 ईयर्स के पेपर जो है हमारे डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा। हमारे 10 ईयर्स का पेपर का डिस्कशन भी हुआ है, 10 ईयर्स पीवाईक्यू का डिस्कशन भी हुआ है यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे ही आपको पिंड है वो पीडीएफ, वो भी मिल जाएगा। हाँ, विजन का हिंदी चैनल जो है, विजन आईएएस का जो हिंदी चैनल है वहां पर दिखेगा। हाँ, ऐप पे भी मिल जाएगा ना, यूट्यूब का जो चैनल है विजन आईएएस हिंदी, उस पर मिल जाएगा। मैंने भी डिस्कशन किया और बाकी टीचर्स ने भी डिस्कशन किया, तो यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको क्लास के बाद। भारत की राज्य व्यवस्था का शासन, ये क्या आपकी, हाँ ये जैसे ये किसका है, ये पॉलिटी का हो गया, नहीं इसी तरह से इकोनॉमिक्स का, हाँ बिल्कुल सही है, 10 ईयर्स का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, इसी तरह से मिल जाएगा। उसी तरह से आपका इकोनॉमिक्स का भी है, और अच्छी खासी हर क्वेश्चन के बाद अच्छा खासा चर्चा है। तो आप कितना उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, और इसको इस जर्नी को मजेदार बनाना है। इस जर्नी को आपको डिस्कशन जैसे आप स्टार्ट करोगे, लोगों के साथ बात करना स्टार्ट करोगे, ये इंटरेस्टिंग बनता चला जाएगा। और अगर कमरे में बंद हो गए, किताब सामने रख लिया, तो ये बोरिंग होता चला जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। ओपन रहिए, डिस्कशन कीजिए, और अपने आप को सारी दिशाओं में, मतलब अपने आप को मतलब डिस्कस कीजिए, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू वेरी मच।